5 दिन से मध्य पूर्व एशिया एक जंग के मैदान में बदला हुआ है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते दुनिया के कई देशों पर इसका असर है। तो वहीं पाकिस्तान के कराची दूतावास को लेकर के अमेरिका का बड़ा फैसला है। नॉन इमरजेंसी स्टाफ को अमेरिका ने वापस बुला लिया है। आपको बता दें, कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने आदेश दिया है। सबसे पहले दूतावास में कामकाज ठप हुआ, उसके बाद इसका असर इस्लामाबाद और लाहौर में भी हुआ है। सभी कॉन्सुलेट और वीजा क्षेत्र यानी एम्बेसी का जो अमेरिका दूतावास है पाकिस्तान में, वो फिलहाल पूरी तरह बंद है। और अब उसके बाद गैर जरूरी जो स्टाफ है उसको अमेरिका ने वापस बुला लिया है। पर हमले का बदला लिया। ये देखिए, हम वो तस्वीरें भी उस दिन के दिखा रहे हैं कि कैसे खामनेई की मौत के बाद जो पाकिस्तानी हैं वो अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुस गए, वाणिज्य दूतावास में घुस गए, जिसके बाद यूएस मिलिट्री जो मरीन्स है जो एम्बेसी की हिफाजत में थे, उन्होंने फायरिंग की। मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 35 के लगभग पहुंच गया था। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, एक हिंसा ऐसी भड़की और यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान की शय के बिना लोग आखिर अंदर कैसे घुसते। उसके बाद अमेरिका ने लगभग एक तरह से पूरी एम्बेसी को बंद कर दिया है। इसे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक झटका माने या इसे आप एक साधारण घटना के तौर पर देख रहे हैं? ना ही साधारण घटना है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये कोई चोट नहीं है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो पाकिस्तान पिछले 1 साल से अमेरिका के साथ शुरू कर रहा था, दरअसल मामला ये है कि ईरान में जो इतनी बड़ी घटना घटी है उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के चाहने वाले हैं या उनके समर्थक हैं, वो दुनिया में जहां भी अमेरिकियों को देखेंगे या अमेरिकी इंटरेस्ट को देखेंगे, उन पर ये हमले आज नहीं बल्कि पता नहीं कितने दशकों तक और सालों तक चलते रहेंगे। इस बीच अब बहुत बड़ा खतरा जो है न सिर्फ अमेरिकी नागरिकों का बड़ा है, खासतौर से मुस्लिम देशों में, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका के सैनिकों के और अमेरिका के हितों के। अभी तो फिलहाल दबाव है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका की जितने भी इंटरेस्ट हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या दूसरे मुस्लिम देशों में हो, वहां पर उनके खिलाफ गुस्सा और विरोध जारी रहेगा। इसको बांटते हुए जो है दरअसल ये उपाय लिया है। और कराची में जो घटना घटी वो कोई सामान्य घटना नहीं है। 35 लोगों की मौत, वो भी मैरीन कमांडोज की गोलीबारी में। ये कोई छोटी घटना नहीं है, एक अंतरराष्ट्रीय अपराध है। अभी पाकिस्तान क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता उनके मरीन्स के खिलाफ, वरना अगर कोई स्वतंत्र देश होता वो सीधे तौर पर एफआईआर पहले ही जब फायरिंग हुई थी तब दर्ज करता है इन काउंसुलेट्स के, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेटिक जो एक आदेश होता है, एक स्तर होता है, उसका उल्लंघन किया है। तो उस क्योंकि हमने ये पहले भी देखा, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ रही थी और अमेरिकी सेना तालिबान के साथ बातचीत करने को लेकर छोड़ रहे थे, तभी काबुल एयरपोर्ट के पास इसी तरह एक घटना घटी थी और उसके बाद वहां पर भी 20-30 लोगों को जो है अमेरिकी सैनिकों ने गोलियों से बूंदा था। नहीं अशरफ, इसका एक पहलू ये भी है, किसी भी कॉन्सुलेट में अगर लोग अंदर पहुंच गए, टच कर गए, लेकिन आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर भी आ रही है। ईरान पर जहां हमले लगातार चल रहे हैं, उसी बीच इजराइल पर भी हमले तेज हैं। ईरान के युद्ध पर इजराइल की सेना ने नया वीडियो और नया दावा जारी किया है। सुबह से 2 बार ऐसे हमले ईरान पर हो चुके हैं इजराइल के, और अब कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरानी सेना के ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी जो मुहिम थी वो था ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है, इसमें दिखा रहे हैं कि तेहरान पर इजरायली वायु सेना का बड़ा हमला है। फाइटर जेट जो अब तक लगातार ईरान के बाहरी इलाकों से प्रोजेक्टाइल छोड़ रहे थे, ये संभवतः ईरान के एयर स्पेस के भीतर जाकर के इजरायली फाइटर जेट्स की तस्वीरें सामने आई हैं। AF सीरीज के वो फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका ने इजराइल को दिए हैं, यानी अमेरिकन जेट्स जो कि इजराइल लेकर के उसे ईरान की सीमा के भीतर पहुंचा है, उनकी भी तस्वीरें सामने आ रही। इसी से पता चल रहा है कि पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया। ईरानी सेना के तमाम ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है, फिर चाहे वो IRGC के हेडक्वार्टर्स हो, कमांड सेंटर हो, कंट्रोल एम्यूनेशन डिपो हो, रॉकेट लॉन्चर्स हो, ड्रोन लॉन्चर्स हो। और इसी के साथ तस्वीरें आप ईरान के अलग अलग इलाकों की देख रहे हैं। देखिए तेहरान में कैसे नीले आसमान के नीचे काले धुएं का गुबार बनता नजर आ रहा है। ईरान का हर एक इलाका या तो धमाकों से गूंज रहा है या काले धुएं का गुबार चारों ओर दिखाई दे रहा है। मरने वालों का आंकड़ा कितना है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 800 लोगों की मौत पिछले 5 दिनों में हुई। आपको याद हो कि 160 इसमें लगभग वो मासूम बच्चियां थी जिनके स्कूल पर मिनाब में हमला हुआ था। ये देखिए, और ईरान में देखिए ये स्थिति कितनी सामान्य नजर आती है। दाएं तरफ आप देख रहे हैं धुएं का गुबार, और आगे सड़कों पर देखिए ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। यानी ईरान के लोग, जैसा कि तस्वीरें हमने देखी कि अफगानिस्तान में लोग देश छोड़कर भागने को तैयार थे,
ईरान में लोग देश छोड़ करके नहीं भागे हैं। ये ईरान के लोगों का हौसला है कि बगल की इमारत पर धुएं का गुबार है, आवाजें आ रही हैं, धमाके हो रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जो यातायात है, गाड़ियों का मूवमेंट है, वो जस का तस बरकरार है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े। अशरफ, ईरान जो संदेश दे रहा है, मुझे लगता है ये ज्यादा परेशान करेगा अमेरिका को और इजराइल को कि उसके हमलों के बाद अगर ईरान में कहीं उसको उम्मीद थी बगावत होगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे। लोग तो सड़कों पर उतरे हैं लेकिन अपनी अपनी गाड़ियों में असामान्य चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही तो फर्क है इजराइल, अमेरिका और ईरान में। और ये हम देख रहे हैं कि आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप गल्फ की कंट्रीज में देखिए, दुबई, अबू धाबी, जहां पर अमेरिका के लोग, पर्यटक और बाकी देशों के लोग काफी ज्यादा है, वहां पर किस तरह से 2 या 3 हमलों के बाद सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई है ही नहीं वहां पर। बड़े बड़े होटल खाली है, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है होटल में जाने की या किसी परिसर में घूमने फिरने की, क्योंकि कहीं ईरान का कोई प्रोजेक्टाइल या ईरान का कोई ड्रोन ना आए। लेकिन उसी के बरक्स अगर आप ईरान में देखेंगे, वहां पर जिस दिन पहले दिन इतना बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका ने साझा तौर पर अंजाम दिया था, उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में लोग जो हैं खामनेई के समर्थन में और उनके मॉर्निंग में सड़कों पर खड़े आए। और आपने जो बात की थी उसमें जो एक स्कूल में वो बच्चियां जो है जिनकी तादाद 160 थी, उसके साथ साथ जो तेहरान का या ईरान का जो नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम है, उसके 40 सदस्य भी अमेरिका की बमबारी में मारी गई थी। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी चोट जो है ईरान को सिविलियन कैजुअलिटीज में उठानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सड़कों पर डटे रहे और अपने रजीम के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आए। और ये तो चिंता करने वाली बात है ही अमेरिका के लिए भी और इसराइल के लिए भी। और ठीक है अशरफ, आपको रुकना चाहेंगे क्योंकि जंग के 5वें दिन लगातार आज तक की कवरेज जारी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही इस जंग में लगातार हम आपको हर खबर से अपडेट कर रहे हैं। तो खामनेई के बाद मन में सवाल था कि आखिर कौन होगा उनकी विरासत का अधिकार, तो मुश्तबा खामनेई अब अपने पिता की जगह लेंगे। एक खामनेई गया, दूसरा खामनेई आया। आयतुल्लाह खामनेई की जगह अब ताजपोशी हुई है मुश्तबा खामनेई की, उनके बेटे की। उन्हीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो काउंसिल ऑफ, जो मौलवियों की काउंसिल थी, IRGC ने उससे कहा कि मुश्तबा खामनेई को चुने। और उसके बाद अगर आपने अभी टीवी सेट खोला है तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को अब ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, जो कि मौलवियों की सभा है, उसमें मुश्तबा खामनेई की ताजपोशी हुई है। दरअसल ताजपोशी नहीं कह सकते इसे, हमें आपके समझाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सर्वोच्च नेता का जो पद है वहां पर चुना जाना था। लगभग 80 मेंबर्स ऑफ इस काउंसिल के लोग इसे चुनते हैं। लेकिन यह भी खबर आ रही है कि इस फैसले के पीछे एक बड़ा हाथ IRGC का है। वो IRGC जो पूरी तरह से आयतुल्लाह के आदेशों पर काम कर रही थी और अब भी इस्लामिक परंपरा और खासकर जो धर्म गुरुओं की परंपरा है, उसी परंपरा को आगे निर्वहन करते हुए उन्हीं के बेटे मुश्तबा खामनेई, जो कि पहले से ही बड़े शिया धर्म गुरु हैं, आयतुल्लाह खामनेई के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, उनकी अब उस पद पर बिठाया गया। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, गल्फ के लिहाज से या पूरे सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट को देख लें, ये जो घटना है, कितने इसके मायने क्या समझेंगे, कितना बड़ा माइलस्टोन होगा ये? इसके मायने खासतौर से गल्फ कंट्रीज को छोड़कर सीधा संदेश जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए है कि आपने सालों से कोशिश की रेजीम को कमजोर करने की, रेजीम को खत्म करने की, लेकिन ये रेजीम खत्म होने वाला नहीं है और इसी रेजीम के अनुसार जो है ईरान में चीजें चलेंगी। और आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी जिनकी हत्या हुई, उन्होंने अपने मरने से पहले जो है ये रास्ता जो है पूरी तरह से साफ कर दिया था कि मेरे मरने के बाद ईरान को क्या करना है। और वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने IRGC को दी थी और IRGC की कमान जो है वो इस वक्त अली लारजानी के पास है और अली लारजानी सबसे करीबी थे IRGC में और जो एस्टेब्लिशमेंट है IRGC का उसमें। तो जाहिर है कि उन्होंने ही, यहां तक कि पहले ये खबरें आ रही थी कि हो सकता था कि अली लारजानी को ही कुछ प्रमुख बनाया जाए, लेकिन वो जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सुप्रीम लीडर का सम्मान करते हुए, जो अब नहीं, यानी ईरान ने अपना कदम उठा लिया। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।